मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ता हूँ और ये पेन नीचे की तरफ मूव करता है, आपको ये बताना है कि ये जो पेन है ये किसकी तरह मूव कर रहा है। एक पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है या एक वेव की तरह मूव कर रहा है। इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर के एक नेचर के बारे में कि भी मैटर ड्यूअल नेचर की तरह कैसे बिहेव करता है। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम इन वीडियो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं क्लास 11th के सीबीएसई सिलेबस को। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट की वीडियो में हम पूरा कर चुके थे कि कैसे बोहर मॉडल ऑफ एटम आया और कैसे बोहर मॉडल ऑफ एटम ने हमारे एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कैसे उसने एक्सप्लेन किया ये हमने लास्ट क्लासेस तक पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं उन डेवलपमेंट्स की तरफ, उन थ्योरीज की तरफ जो हमें लीड करके ले जाएंगी हमारे नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम की तरफ, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबसे पूछा था कि पहले ये बताइए कि अगर कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव किसकी तरह कर रही है। वो पार्टिकल की तरह मूव कर रही है या वो वेव की तरह मूव कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिला है वो दिया है बेसिकली एक रिलेशन ने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया और रिलेशन देके उसने ये कहा कोई भी ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट हो, जब वो मूव करेगा तो वो ड्यूअलिटी के साथ मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो वो दोनों तरह के नेचर शो करेगा। वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वो वेव नेचर भी शो करेगा। तो जब वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है या वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज करता है कि भाई ये पेन अगर गिर रहा है तो हमें तो ये एक पार्टिकल की तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी वेव की तरह मूव कर रहा है। ऐसा क्या रीजन है? जब हम ड्युअलिटी के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हर एक सब्सटेंस की ड्युअलिटी है, वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो उन दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन दिया है लुइस डी ब्रोगली ने। और जो रिलेशनशिप है वो है कि भाई जो पार्टिकल नेचर होता है और जो वेव नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मेन जो की इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू लैम्डा, इट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second and divided by p momentum. Momentum is the product of the mass of the substance multiplied by its velocity. तो डी ब्रोगली ने जो रिलेशन बताया वो ये बताया कि जो वेव नेचर होता है विच इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि अगर वेव नेचर होगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। वेव की तरह अगर बिहेव करेगा तो उसकी एक वेवलेंथ होगी। तो ये जो नेचर है इट इज इक्वल टू h by p, or we can say that lambda it is equal to h by mass into velocity, or we can also say that lambda it is inversely proportional to p momentum. Momentum it represent the particle nature, lambda it represent the wave nature, and this relationship suggests that these two relationship are inversely proportional to each other. जैसे कि ये पेन एक एग्जाम्पल है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है, क्योंकि ये एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसका मास ज्यादा है। मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम भी ज्यादा है। और अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो मोमेंटम के ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा, लैम्डा की जो वैल्यू है इसके लिए वो बहुत कम हो जाएगी। यानी ये ड्यूअलिटी के साथ मूव तो कर रहा है लेकिन इसका पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है और वेव नेचर बहुत कम है, तो हमें ये मूव करता नजर आ रहा है एज ए पार्टिकल ना कि एज ए वेव। लेकिन अगर आप क्या होगा, अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मूव करके आप चले जाएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, आप बात करने लगे इलेक्ट्रॉन के मोशन की, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास की वैल्यू बहुत कम होती है तो उसका मोमेंटम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसका पार्टिकल नेचर बहुत कम होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर बहुत कम होगा वैसे ही हम बात करेंगे कि वो बिहेव करने लग जाएगा एज ए वेव। तो जो बोहर कह रहा था कि भी डिस्टिंक्ट पाथ होते हैं, लाइक सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बोहर की इस बात को अपोज करता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। वो ये कहता है कि भी कोई भी पार्टिकल अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो उसका अच्छा खासा वेव करेक्टर होगा,
और वो जब मूव करेगा तो वो वेव की तरह मूव करेगा। तो ये वाली चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की थी किसने? बोहर मॉडल ऑफ एटम ने अपने मॉडल ऑफ एटम में इसे शामिल नहीं किया था। ड्युअलिटी के बारे में उसने कोई भी बात नहीं की थी। तो ड्युअलिटी के बारे में किसने बताया? ये बताया डी ब्रोगली ने। और क्या कहा? दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मैटर का ड्यूअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वो जो ड्यूअल करेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका सिग्निफिकेंट वेव करेक्टर होगा, और अगर कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका सिग्निफिकेंट पार्टिकल नेचर होगा। कोई बस मूव कर रही है, कोई बॉल मूव कर रही है, तो वो जो मूव करेगी वो मूव करेगी एज ए पार्टिकल, और वेव करेक्टर साथ में लेके। लेकिन वो वेव करेक्टर इतना कम होगा कि किसी भी नॉन मेथड से हम उसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं जान सकते, कि उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव नंबर क्या होगा, ये सब चीज नहीं जान पाएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा कि मेनली जो आपका ड्युअलिटी के बारे में जब भी बात की जाती है, क्या होती है ड्युअलिटी, और कैसे ये पार्टिकल दोनों तरह के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और यही वो ब्रेक थ्रू है, यही वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यही वो ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ लेके जाती है कि भाई इतने श्योरिटी से आप पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बता सकते हो। और आप जो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे प्लानिटरी मोशन के अंदर आपके जितने प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उतना आसानी से हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, कि भी अगर ड्युअलिटी का नेचर हमने पढ़ा, और लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि भाई जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्युअलिटी पहले प्रूव हो चुकी है, हम बात कर चुके हैं उसके बारे में कि भी उसका जो वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की प्रॉपर्टीज तब एक्सप्लेन हो जाती है जब हम ये मान के चलते हैं कि ईएमआर जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रखती है अपना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जैसे जो मैंने अभी जो प्रॉपर्टीज बोली वो तभी एक्सप्लेन हो पाएंगी जब आप ये मान के चलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि लाइट बिहेव कर रही है एज ए पार्टिकल। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऐसी प्रॉपर्टीज है वो तभी एक्सप्लेन की जा सकती हैं जब आप ये मान के चलें कि भी लाइट जो है अपना वेव नेचर शो कर रही है, यानी ड्युअलिटी ऑफ लाइट एंड ड्युअलिटी ऑफ मैटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उन और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो फिर सिरे से नकारती है कुछ पोस्टुलेट्स को बोहर मॉडल ऑफ एटम के। तो वो जो आपकी मेन है, आपके सामने एक प्रिंसिपल है, द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम ने दो बातें की थी अपने पोस्टुलेट में। एक पोस्टुलेट में वो कहता था कि न्यूक्लियस के अराउंड डिस्टिंक्ट पाथ है, जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, यानी उसने पाथ की सर्टेनिटी के बारे में बात की। साथ में उसने ये कहा कि भी जो एंगुलर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जब भी वो किसी भी पर्टिकुलर शेल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो वैल्यू ऑलवेज क्वांटाइज्ड रहती है, फिक्स वैल्यू वो रहती है। लेकिन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल to find out both the value of uncertainty in position and uncertainty in momentum for an electron simultaneously। एक साथ दोनों चीजों को निकालना संभव नहीं है प्रैक्टिकलिटी के अंदर। देखिए, स्टेटमेंट है द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल to measure both the exact position x and the momentum p of a particle simultaneously with perfect accuracy। अगर आप परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ और साइमल्टेनियसली ना तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो जो एंगुलर मोमेंटम की बात की गई थी, जो फिक्स पाथ की बात की गई थी, वो बात उतनी सटीक नहीं है, यानी हम उतनी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हैं कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहीं पर वो घूम रहा होगा। हमें बात कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी के बारे में, और जो ये प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है यही आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन करेगा। सो आगे लिखते हैं, द मोर प्रिसाइजली वी नो द वन प्रॉपर्टी द लेस प्रिसाइजली वी कैन नो द अनदर। यानी अगर आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी आप पोजीशन को फिक्स करना चाहें, जानना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जब आप पोजीशन को जानना चाहेंगे तो जो अनदर प्रॉपर्टी है मोमेंटम जो है वो इतना ज़्यादा हायर हो जाएगा कि हमारे किसी भी नॉन मेथड से हम उसे निकाल नहीं पाएंगे। इन सेम वे अगर आप मोमेंटम जानना चाहते हैं किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, तो उसका पोजीशन इतनी अनसर्टेन हो जाएगी कि सर्टेनिटी के साथ आप पोजीशन निकाल नहीं पाओगे। तो मेन बात यही है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का
आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब बात आती है इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए डेल्टा एक्स इट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डॉट डेल्टा पी इट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय टू, दिस इज एच बार बाई टू। और इसी को जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ मिलता है अल्टरनेटिव फॉर्म में, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय फोर पाई। इस वे में, इस केस में देखिए ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कोई अलग अंतर नहीं है, लेकिन ये जो एच बार हमने यूज किया है, दिस एच बार इट इज इक्वल टू एच बाय टू पाई। तो आप इस ऊपर वाली इक्वेशन से पहुंच जाते हैं इस नीचे वाली इक्वेशन पे। तो ये इक्वेशन जो आपके सामने है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी अगर आप चाहें कि एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है ये जानना, तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, इतना कम कि आप उसे सर्टेनिटी के साथ जान पाएं। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, तो एक फैक्टर जैसे ही कम कर देते हैं हम, वैसे ही दूसरा फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये सेकंड फैक्टर बड़ा हुआ, वैसे ही हम सर्टेनिटी के साथ उसे जान नहीं पाएंगे। सेम अगर मोमेंटम जानना चाहेंगे आप, उसकी अनसर्टेनिटी को कम करेंगे, डेल्टा पी को छोटा रखेंगे ताकि आप उसे डेफिनेटली जान पाए कितनी वैल्यू है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार में एक चीज अगर फाइंड आउट करते हैं तो दूसरी हमारे हाथों से फिसल जाती है, दोनों चीजें एक साथ फाइंड आउट नहीं की जा सकती। ये मेन पॉइंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। साथ में हम ये भी कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट हम बुक में पढ़ेंगे, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहती है, वी कैन नॉट सी एन इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बिंग इट। आप किसी इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हो बिना उसे डिस्टर्ब किए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है और आप उसे देखना चाहते हो, देखने का प्रिंसिपल कहता है इस पे आप एक एनर्जेटिक रेडिएशन डालोगे, वो एनर्जेटिक रेडिएशन लौट के आपकी आईज की तरफ आएगी और आपको वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आप उसे एनर्जी दे रहे हो, आपके एनर्जी देते ही वो अपनी पर्टिकुलर लोकेशन से बदल के किसी और लोकेशन पे चला जाएगा। यानी जब भी आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसे बिना डिस्टर्ब किए तो देख ही नहीं सकते हो। ये कोई प्लेनेट नहीं है कि रेडिएशन उससे जाके टकराएगी, वापस लौट आएगी और आप किसी टेलीस्कोप के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से इसे देख पाएंगे। तो सर्टेनिटी के साथ जानना, सर्टेनिटी के साथ ये पक्का करना कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये संभव नहीं है। ये मेन पॉइंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और ये जो प्रिंसिपल है इसने जो हमें चीजें बताई है, जो ये हमारे काम आता है, आपके सामने है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ जो हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअलिटी ऑफ द मैटर। ये हमें क्या क्या बातें बता गई, क्या क्या ब्रेक थ्रू हुए, क्या क्या चीजें हमें पता लगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट लिमिट द प्रिसीजन इन द क्वांटम मेजरमेंट। यानी अब तक बोहर मॉडल ऑफ एटम तक आप सर्टेनिटी के बारे में बात कर रहे थे, प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आई कि भाई क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इतने सर्टेनिटी से चीजें बता पाना संभव नहीं होता है, तो आप जो सर्टेनिटी की बात कर रहे थे आप उसकी बात नहीं कर सकते हो, आपको प्रोबेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये फाउंडेशन रखती है नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम का, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जो बिल्कुल रीसेंट, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम है। जितनी भी चीजें आप एटम के बारे में जानते हैं वो सारी की सारी मेन बातें जो पुराने सभी मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन है उन सबको ओवरकम करता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट वन इज इट चैलेंजेस द क्लासिकल डेटर्मिनिज्म। यानी वो जो फिक्स आप कह रहे थे, आप बता रहे थे कि यही होगा, वो फिक्स वैल्यू की बात अब हम नहीं करेंगे, उसको चैलेंज करता है हमारी ये जो दो हमने थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट है इट एनेबल्स द क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टनलिंग। ये क्वांटम वर्ल्ड में हमें लेके जाता है और आगे के रास्ते खोलता है, आगे के टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, हमारी समझ को बड़ा करता है। नेक्स्ट, पार्टिकल लैक द डेफिनेट ट्रेजेक्टरी। मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी पार्टिकल अगर मूव होगा, भले ही वो छोटा पार्टिकल हो माइक्रोस्कोपिक लेवल का या वो बड़ा पार्टिकल हो मैक्रोस्कोपिक लेवल का, वो जब भी ऐसा करेगा, मूव करेगा, तब आप बिल्कुल डेफिनेट ट्रेजेक्टरी के साथ नहीं बता पाएंगे। जितना वो छोटा होता चला जाएगा उतना ही उसका वेव नेचर बढ़ता चला जाएगा, जितना वो बड़ा होता चला जाएगा उतना ही उसका पार्टिकल नेचर बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं
कि इट एक्सप्लेन्स द प्रोबेबिलिस्टिक एटॉमिक फिनोमिना, यानी प्रोबेबिलिटी की बात हम बार बार करेंगे। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे कि वो कहाँ है। मान लीजिए कि मैं एक रूम में इस वक्त प्रेजेंट हूँ, तो अगर कोई बाहर से अगर बात करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो ये कहेगा कि मैं इस रूम में प्रेजेंट हूँ, और मेरे मिलने की संभावना इस रूम में तो है, लेकिन इस रूम के किस कोने पे मैं कहाँ पर प्रेजेंट हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस रूम के किसी भी कोने में हो सकता हूँ। वैसे ही एटम में प्रेजेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वो उस एटम के दायरे में कहीं भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास हमारी चली, ड्युअलिटी ऑफ मैटर के बारे में हमने बात किया, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने बात किया, जिसने कुछ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम को सिरे से नकारा है। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।